सुबह के 7 बजे उसकी आंख अपने मोबाइल की आवाज पर खुली थी, जो ग्लास टेबल पर पड़ा मुसलसल बज रहा था। उठकर बैठते हुए उसने एक तायराना निगाह कमरे में दौड़ाई। फारिस अभी तक सो रहा था। गालिबन आज उसका ऑफ था। उसने नीम व आंखों से स्क्रीन पर जगमग करते नंबर को देखा, फिर कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसी हो? वालेकुम सलाम खला। उलझे हुए बालों को समेट कर वो उठ बैठी। आवाज नींद से भारी थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सोफे की पुश्त से कमर टकाकर उसने अंगड़ाई ली। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत को कुछ नहीं हुआ, अभी सोकर उठी हूँ। मैं ऐसे ही परेशान हो गई। सायरा खाला को तसल्ली सी हुई। घर में सब ठीक है ना? फारिस कैसा है? अच्छा है। कुन आंखियों से फारिस को देखते हुए उसने कहा, खैरियत है खाला? इतनी सुबह सुबह कॉल की आपने? फारिस ने तकिया अपने मुंह पर रख लिया। वो उठकर बालकनी में आ गई। अगले हफ्ते सिद्रा की शादी है जन्नत, क्या तुम भूल गई? उन्होंने याद दिलाया। जन्नत मुंजमद हुई। खुश्क लबों को तर करते हुए उसने हलक में उबरती गिल्टी को बामुश्किल नीचे उतारा। मेरा ख्याल था तुम 1-2 हफ्ते पहले ही आ जाओगी, मगर यहाँ तो मुझे ही तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है। मुझे याद था खाला। दाहिना हाथ रेलिंग पर ठहर गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि खाला उसे सिद्रा की शादी पर इनवाइट करेंगी, और सिर्फ इनवाइट ही नहीं करेंगी बल्कि ये उम्मीद भी रखेंगी कि वो शिरकत भी करेगी। फिर कब आ रही हो तुम? जवाबन वो कुछ ना कह सकी। सायरा खाला के बहुत एहसान थे उस पर, और अब जब उनकी इकलौती बेटी की खुशी का मौका था, वहाँ वो सब भी तो होंगे खाला। उसका रुख अब ग्लास डोर की तरफ था। वो अंदर नहीं देख सकती थी, मगर अंदर जो मौजूद था वो उसे देख रहा था। बेकरारी से निचला लब दांतों तले दबाए, मुस्तरिब निगाहों से यहाँ वहाँ देखते, बाएं हाथ से स्वेटर के बटन को छेड़ते, वो उसी लम्हे बहुत परेशान लग रही थी। बिलाशुबा होंगे, मगर इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने शोहर के साथ अपनी कजन की शादी अटेंड करने आ रही हो, अकेली नहीं हो। काश वो सायरा खाला को बता सकती कि वो अब भी अकेली ही है। वो इन सब का सामना आज भी नहीं कर सकती। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। तुम आना नहीं चाहती? सायरा खाला के लहजे में अब खुफ गई थी। आना चाहती हूँ खाला, मगर आप तो जानती हैं। आप उसने मुट्ठियां भींच कर जैसे अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश की थी। मेरी इकलौती बेटी की शादी में शिरकत नहीं करोगी तुम? सायरा खाला मगमूम हो गई। जन्नत, वो तुम्हारी शादी में तुम्हारा साया बनी रही। तुम्हारा हर काम उसने किया, और जब उसकी बारी आई तो तुमने मुंह मोड़ लिया। जन्नत की आंखों की नमी कुछ और गहरी हुई, इतनी गहरी कि हर मंजर धुंधला गया। मैं आऊंगी। मैं फारिस से बात करके आपको बताती हूँ। उसने बात समेटने की कोशिश की। ठीक है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने फोन बंद कर दिया। जन्नत कितनी ही देर तक वहां खड़ी रही, पलकें झपकाकर आंसुओं का हर असर मटाती। जब कमरे में दाखिल हुई तो फारिस को देखकर रुक गई। ट्राउजर की जेबों में हाथ डाले, नींद से बेदारी के मराहिल तय कर चुकी आंखों के साथ वो उसे ही देख रहा था। जिस चीज ने जन्नत को चौंकाया था वो उसके लबों पर दाहिने गाल की जानिब उठी हुई मुस्कुराहट थी, और उसकी ये मुस्कुराहट जितनी भी खूबसूरत थी, जन्नत कमाल को घबराहट में मुब्तला कर गई। एक अचटती निगाह उस पर डाले वो कमरे से निकल गया था। उसकी तंजिया निगाहें और मुस्कुराहट का क्या मतलब? तराना के सर उठाते, अंदेशों को झुटलाते हुए वो खाला के बारे में सोचने लगी। वो शादी में शरीक भी ना होना चाहती थी और खाला को नाराज भी ना करना चाहती थी। बेकरारी से उंगलियां मरोड़ते हुए वो टहलने लगी कि क्या करे वो अब। इस मसले का एक हल था, मगर वो हल फारिस को चैलेंज करने के मुतरादिफ था। गुज़श्ता शब होने वाली तलख कलामी के बाद उसने फैसला किया था कि वो उसके मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, मगर अब उसकी धमकियां और चुपते सवाल वो भूली नहीं थी। मगर फिर वो 15 दिनों के लिए कारोबारी दौरे पर लंदन जा रहा था। कुछ जरूरी मीटिंग्स अटेंड करनी थी और अपनी कंपनी की लंदन ब्रांच के मामलात को भी देखना था। टिकट कंफर्म हुई तो उसने जाने से 2 रोज पहले रात के खाने पर मिसेस शेराजी को अपने शेड्यूल से आगाह किया। अकेले क्यों जा रहे हो? जन्नत को भी साथ ले जाओ। उन्होंने इतना अचानक कहा कि फारिस ने यकदम सर उठाकर जन्नत को देखा। वो इतराफ से यकसर बेनियाज प्लेट में चावलों से खेलने लगी। यह क्या करेगी मम्मी? वो घर भराया था। उसकी भी तो आउटिंग हो जाएगी। काम में तुम सिर्फ इतने मसरूफ हो कि हनीमून भी प्लान नहीं कर सके। क्यों जन्नत, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, उसने फौरन तायद की।
فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ گزشتہ شب واضح وارننگ کے باوجود اس لڑکی میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ایک بار پھر اس کی ماں کے ذریعے اپنا مطلب نکلوا رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ممی، میں وہاں بھی مصروف ہوں گا، فرصت سے پھر کبھی پروگرام بنا لیں گے۔ اس نے مسز شیرازی کو قائل کرنا چاہا، ساتھ ہی اس نے جنت کمال کو خطرناک تیوروں کے ساتھ گھورا تھا۔ آنکھوں میں غیظ و غضب کی لہر تھی، دھمکی بھی تھی۔ میرے خیال سے وہ اس کے تاثرات سے خائف ہو کر بول پڑی۔ میرے خیال سے فارس ٹھیک کہہ رہا ہے آنٹی۔ خاک ٹھیک کہہ رہا ہے، مسز شیرازی خفگی سے بولی۔ تم اسے نہیں جانتی، میں جانتی ہوں۔ کام کا بہانہ یہ بار بار کرے گا اور ہر بار ہیلے بہانوں سے ٹالتا رہے گا، اب کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خاصے کڑے تیوروں سے گھورا تھا۔ جنت تمہارے ساتھ لندن جا رہی ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ کو یہاں اکیلا کیسے چھوڑ جائے آنٹی؟ فارس کے تاثرات اب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوہرا رہے تھے۔ آج اس کی خبر نہیں، نوکروں کی فوج کے ساتھ میں اکیلی نہیں ہوں، انہوں نے جیسے حتمی فیصلہ سنایا۔ جنت اپنی تیاری کرو، اور تم؟ انہوں نے فارس کی طرف دیکھا۔ جنت کی ٹکٹ بک کرواؤ، لہجہ تحکمانہ تھا۔ فارس نے نہ اس بات میں سر ہلایا نہ نفی میں، چند نوالے زہر مار کیے اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس رات جنت کافی تاخیر سے کمرے میں آئی تھی، یہ سوچ کے کہ اب تک وہ سو چکا ہوگا، مگر نہ صرف وہ جاگ رہا تھا بلکہ آتش فشاں بنا اس کے انتظار میں ٹہل بھی رہا تھا، اب کہ وہ صحیح معنوں میں خائف ہوئی تھی۔ وہ میں نے نہیں کہا، آنٹی نے خود ہی۔ جھوٹ مت بولو، فارس نے درستی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں میں، پچھلے 2 ماہ سے تم یہی تو کر رہی ہو۔ جنت چپ ہو گئی۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا، مجھ سے فاصلے پر رہو، وہ زہر خوند لہجے میں بولا۔ وہ آخری وارننگ تھی جنت کمال، آخری وارننگ۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو نیچے اتارتے ہوئے جنت نے جیسے خود کو پیش آنے والی ہر سچویشن کے لیے تیار کر لیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ وہ غصہ دکھائے گا، جھگڑا کرے گا، کمرے سے نکال دے گا۔ طلاق وہ دے نہیں سکتا، گھر سے وہ نکال نہیں سکتا۔ اس کے بھاگتے دھوڑتے ذہن کو اس لمحے جھٹکا لگا جب فارس نے اس کے سامنے اپنے مینیجر کو فون کر کے اپنی ٹکٹ کینسل کروانے کا کہا۔ دوسری طرف سے غالباً وجہ پوچھی گئی تھی، دلیلیں بھی دی گئی تھی، کیونکہ جس کام کے لیے وہ لندن جا رہا تھا وہ کام بے حد اہم تھا۔ میری وائف کی کزن کی شادی ہے، ہمیں وہ شادی اٹینڈ کرنی ہے۔ جنت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا، وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ تو مس جنت، امید ہے تمہارے ساتھ تمہاری طرح کھیل کر مجھے مزہ آئے گا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا اور جنت کمال اگلے کئی لمحوں تک پلکیں تک نہ جھپکا سکی تھی۔ بہترین انتظامات کے ساتھ خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیے گئے شادی ہال کے صدر دروازے پر مہمانوں کا خوش اخلاقی سے استقبال کرتی سائرہ خالہ کی نظر جنت پر پڑی تو وہ حیران رہ گئیں۔ ایک لقطے کے لیے تو جیسے انہیں یقین ہی نہ آیا، اگلے ہی لمحے انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ فارس وجدان نے موبائل کی سکرین سے نگاہ اٹھا کر سائرہ خالہ کو دیکھا۔ لبوں پر داہنے گال کی جانب اٹھتی مدھم مسکان کے ساتھ وہ جنت کے خالو سے اور ان کے بیٹوں سے ملا۔ عمار کے علاوہ سائرہ خالہ کے تینوں بیٹے خوش اخلاقی سے ملے۔ نیوی بلو پینٹ کوٹ میں فارس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ اپنی شخصیت میں شاندار تو وہ تھا ہی، مگر وجاہت کے باعث ہر کسی کی نظروں میں بھی آ رہا تھا۔ سفید اور گلابی رنگ کے امتزاج کے کامدار لہنگا چولی میں ملبوس جنت بنت کمال سب کچھ لگ رہی تھی، مگر کچھ نہیں۔ زبردستی کی مسکراہٹ بھی اس کے ہونٹوں پر نہیں تھی، آنکھیں سرخ و متورم جیسے وہ سارا رستہ روتی رہی ہو۔ وہ جتنی اپسیٹ تھی، فارس وجدان اتنا ہی خوش اور مطمئن۔ تم اندر جاؤ، میں ضروری کال اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ جنت نے متوحش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب اندر بھی وہ اکیلی ہی جائے۔ پھر اس نے خالہ کو دیکھا تو دوسرے مہمانوں سے مل رہی تھی۔ عمار قدرے فاصلے پر ہی بگڑے تیوروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں تمہارا یہی انتظار کر لیتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ پھر قدرے فاصلے پر شادی کے ہنگامے، شور شرابے اور میوزک کی تیز آواز سے پڑے۔ وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کرنے لگا۔ مٹھیاں بھینچ کر جنت نے جیسے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا، پھر ہمت مجتمع کر کے حال میں داخل ہو گئی۔ شادی کا شور شرابہ، ہنگامہ سب جیسے ختم ہوا تھا، یا شاید اس کی سماعت نے ہی کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے اسے یوں لگا تھا جیسے ہر طرف محیط سناٹا چھا گیا ہو۔ کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھی،
कई लोगों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे किए थे। आते जाते लोगों की मरकज़े निगाह बनी। अज़ियत की दो धारी तलवार पर कदम जमाते वो शादी हाल के सबसे अलग थलग हिस्से में जाकर बैठ गई थी। जिन लोगों के सामने वो मर कर भी नहीं आना चाहती थी, वो अब नजर भर कर उसे देख रहे थे, उसे जांच रहे थे, उसे परख रहे थे। बदनसीबी का अगर कोई रूप है तो वो जन्नत कमाल को दान कर दिया गया है। बदबख्ती अगर कोई मुकाम है तो वो जन्नत कमाल को इनाम कर दिया गया है। उसका उठा हुआ सर मगर निगाहें झुकी हुई थी। वो किसी को देखना ना चाहती थी, मगर फिर भी सब उसे नजर आ रहे थे। बहनों को वो नजरअंदाज नहीं कर सकी थी, खसूसन हफ्सा आपी को। वो उन्हें उठते बैठते आते जाते देख रही थी, और वो थी कि उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए हुए थी। उसकी भांजियां और भांजे दूसरे बच्चों के साथ खेलते कूदते फिर रहे थे। मुबशर तो उसके पास से गुजर गया था। यकीनन बहनों ने ही मना कर रखा था, तभी वो उसके पास नहीं आए थे। छोटे चचा और पुप्पो की फैमिली भी वहां मौजूद थी। हर चेहरे पर उसे देखते ही नागवारी उबर आई थी। कुछ तो वो हैरान भी हो रहे थे कि वो यहाँ कैसे आ गई थी। तुम यहाँ क्यों आ गई हो? जन्नत ने चौंक कर सर उठाया। उमार शदीद गुस्से में लग रहा था। अपना तमाशा बनवाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? जन्नत उसे देख कर रह गई। जेरे लब बुरबुराते हुए वो वहां से चला गया। वो जानती थी उमार ये बात किस वजह से कह कर गया है। उसकी भी मजबूरी थी। वो कौन सा अपनी मर्जी से यहाँ आई थी? फारिस कुछ ताखीर से आया था। कुर्सी खींच कर उसके हमरा बैठा तो एक बार फिर वो नजरों में आ गई थी। तो ये था जन्नत बिन्नते कमाल का शोहर। सबने आज देखा था, सबने आज जाना था। अपने हैरान हुए थे। उनका हैरान होना बनता भी था। भला कोई जन्नत जैसी लड़की से शादी के लिए रजामंद कैसे हुआ था? उसके लिए तो जमान जैसे मर्द ही जजते थे। नाकस नामुकम्मल ऐसी तस्वीर थी उसकी, कुछ रंग मफकूद किए हुए। वो दिल से जो गिरी सो गिरी, नजरों में भी ना रही थी। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई मजबूती से पकड़े, टांग पर टांग रखे, वो बज़ाहिर मजबूत नजर आ रही थी, मगर उसके अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही थी उसका अक्स उसकी झिलमिल करती आंखों में लहरा रहा था। कुछ अगर बाकी भी है तो आज खत्म हो जाएगा। अंदर एक हंगामा बरपा था। दुल्हा दुल्हन को स्टेज पर बिठाया गया तो उनके आसपास अपनी बहनों को देखकर एक बार फिर दिल को कुछ हुआ। इतनी मोहब्बत और एहतमाम से वो सिदरा के आगे पीछे थी, उसके अरूसी जोड़े का दामन सेट कर रही थी, और खुद वो अपनी शादी पर कितनी तन्हा, कितनी नामुकम्मल थी उनके बगैर। मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हो जन्नत। जाने कहाँ से खाला आई और जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गई। अमार के चेहरे पर एक बार फिर नागवारी धर आई थी। वो अपनी माँ को कुछ खुफगी से देख रहा था। भारी दिल के साथ वो स्टेज पर चढ़ी थी। बहनें एक एक करके वहां से हट गई, कजन्स भी दूर हो गईं। जो मौजूद थे वो उसकी आमद पर नागवारी का इजहार करने लगे थे। फारिस वजदान सीने पर बाजू बांधे जन्नत के तासुरात से काफी महफूज हो रहा था। स्टेज पर दुल्हन के हमरा बैठी पुरकशिश नकोश की हामिल उस लड़की पर साजिदा बेगम की नजर यूं ठहरी कि वो बावजूद कोशिश के हटा ना सकी। उन्होंने ऐनक लगाकर उसका हर तरह से जायजा लिया, फिर दिल ही दिल में अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। मुझे अपने फरहान के लिए वो सफेद कपड़ों वाली लड़की बड़ी पसंद आई है, वो जो दुल्हन के पास बैठी है वही। उन्होंने अपनी पड़ोसन की बेटी शाइस्ता की तवज्जो स्टेज पर बैठी लड़की की तरफ मबजूल करवाना चाही थी, मगर वो मेज के बराबर में बैठे फारिस वजदान को भी मुतवज्जा कर बैठी थी, जिसने मोबाइल स्क्रीन से निगाह उठाकर उसी लड़की को देखा जो दुल्हन के पहलू में बैठी थी। अरे ये तो जन्नत है, ये शादीशुदा है बुआ, शाइस्ता ने कहा। हैं? साजिदा बेगम को एक धचका सा लगा। शादीशुदा? मैं समझी कॉलेज की स्टूडेंट होगी। सुना है शोहर से अलैदगी हो चुकी है इसकी। साजिदा बेगम तो धक से रह गई। इतनी मुश्किलों से उन्हें कोई लड़की पसंद आई थी जो ना सिर्फ शादीशुदा थी बल्कि अब तलाक याफ्ता भी साबित हो रही थी। अलैदगी क्यों हो गई? सदमा कुछ हुआ तो उन्होंने कुरेदा। शोहर ने दूसरी शादी जो कर ली थी। इंटरेस्टिंग। कुर्सी की पुश्त से कमर टकाते हुए फारिस सीधा हो बैठा, निगाहें जन्नत पर ठहरी थी। वो दुल्हन का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके कान में सरगोशी करने लगी थी। जो अपन दुल्हन ने न जाने उससे क्या कहा था कि उसकी निगाह बे-इख्तियार फारिस की तरफ उठ गई थी। शादी हाल के जिस अलग थलग कोने में वो बैठा था, यहाँ से हर निगाह दौड़ाना कदरे आसान था। इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए भी दूसरी शादी कर ली। साजिदा बेगम को यकीन ना आया। औरत मां ना बन सके तो कहाँ की खूबसूरती।
फारिस अपनी जगह सुन बैठा रह गया। बुरहान उसके बड़े ताया का जो इकलौता बेटा है, उससे शादी हुई थी, उसकी बचपन की मंगनी थी, शादी मोहब्बत की थी। इन खवातीन में जो कम उम्र थी वो बहुत कुछ जानती थी। जब इंकशाफ हुआ जन्नत भांज है तो माँ के मजबूर करने पर चचा की बेटी से दूसरी शादी कर ली। जन्नत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी, चेहरे पर खौफ, घबराहट, परेशानी का तासुर लिए वो अब स्टेज से उतरकर उसी तरफ आ रही थी। तो फिर उसे तलाक क्यों हुई? साजिदा बेगम हमतन गोश थी। अरे खाला, उसने बुरहान की दूसरी बीवी का बच्चा जाया करने की कोशिश की थी। शादी का हंगामा, शोर शराबा और फारस की साकत निगाहें जन्नत कमाल के चेहरे पर ठहर गई। खुदा की पना, शक्ल से तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती। साजिदा बेगम डर सी गई। खाला, अमाल शक्लों पर थोड़ी नजर आते हैं। हुमा ने लुकमा दिया था। बचपन से ही आफत किस्म की लड़की है बुआ, खुदा माफ करे। ना छोटों की तमीज, ना बड़ों का लिहाज, बहुत बदमजाज और मगरूर सी है। इसी वजह से तो इसकी अम्मी का इंतकाल हुआ था। फिर तो उसके साथ जो हुआ ठीक हुआ, ना जाने किसने कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ अफेयर्स चला रखे थे उसने। मुझे इसकी नंद ने बताया था। सारा दिन फोन कॉल्स आती रहती थी। कई बार तो उसने जन्नत को खुद छुप छुप कर फोन पर बातें करते देखा था। मैंने सुना है इसकी हरकतों की वजह से इसके खानदान वालों ने उसकी दूसरी शादी के बाद उससे कता ताल्लुक कर लिया था। साजिदा बेगम ने सर उठाकर एक बार फिर उसे देखा था। खाला, उसे देखिए, वो। हुमा ने उन्हें हाथ के इशारे से मुतवज्जा किया। वो सर उठाए उस तरफ देखने लगी जिस तरफ हुमा इशारा कर रही थी। वो बुरहान है, जन्नत का पहला शोहर। ब्लैक टू पीस सूट में मलबूस एक हैंडसम सा नौजवान हंसते मुस्कुराते किसी लड़की के हमरा अंदर दाखिल हो रहा था। वो मेज पर वापस आई तो फारिस वहां कहीं नहीं था। उसने फिक्रमंदी से चारों ओर निगाह दौड़ाई, फिर तेज तेज कदम उठाती शादी हाल से बाहर आ गई। सरसब्ज लॉन से बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए वो मुसलसल उसका नंबर ट्राई कर रही थी। मोबाइल बंद भी नहीं था, कॉल रिसीव भी नहीं हो रही थी। पार्किंग एरिया में उसे गाड़ी के पास खड़ा देखकर उसकी अटकी हुई सांसें एक लम्हे में बहाल हुई थी। ये ख्याल कि वो उसे छोड़कर नहीं गया कितनी तसल्ली बख्श था, और यही ख्याल जिन अंदेशों को जन्म दे रहा था वो कितने अजियतनाक थे। वो खुद को कंपोज करके उसके पास आ गई थी। जेबों में हाथ डाले, गाड़ी से टेक लगाए, नेवी ब्लू पैंट कोट में मलबूस वो अपनी तमाम तर वजाहतों के साथ उसे तारीख रात का हिस्सा लगा। जितने लोग हैं इतने ही कहानियां हैं, और हर कहानी एक से भरकर एक इंटरेस्टिंग है। वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखने लगा। लबों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में तज़हीक। जन्नत का चेहरा धुआं धुआं हो गया। तो बुरहान वासिफ तुम्हारा ताया का बेटा था। मोहब्बत की शादी थी जो महज 5 साल तक रही, फिर उसने तुम्हें छोड़ दिया। वो अपनी जगह मुंजमिद उसे पलकें झपकाए बिना देखे गई। तुमने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की। अरे इसके लहजे में सदमा था, लेकिन बेयकीनी हरगिज नहीं थी। मुझे हैरत है उसने तुम पर पुलिस केस नहीं होने दिया। बहुत मोहब्बत करता होगा, वरना कौन इस कदर संगीन गलती को नजरअंदाज करता है। उसकी आंखों की नमी एकदम गहरी हुई थी, लब कपकपाए थे। तुम जैसी लड़कियों के लिए भला तलाक भी कोई सजा होती है। जन्नत का सांस जैसे हलक में अटका था, आंखों में वहशत उतरी थी। अल्फाज गोया सुलगते हुए अंगारे थे, समात में पड़ते थे और वजूद को राख कर देते थे। वैसे तलाक का सबब तुम्हारा वही कारनामा था या फिर कोई और वजह थी? जेबों से हाथ निकालते हुए वो सीधा हुआ था। जन्नत बामुश्किल ही उसके कंधों तक पहुंचती थी, और अब तो जैसे कदमों में ही थी। राख, खाक, धूल, मट्टी। आगे को झुककर वो महफूज होती निगाहों से उसे देखने लगा। मुकम्मल तौर पर भीगी हुई आंखें, सुर्ख चेहरा, कपकपाता वजूद, निचला लब बेदर्दी से रगड़ते हुए वो सर झुकाए खड़ी थी। हैरत है आज तुम्हारी जुबान नहीं चल रही। उसे ताज्जुब हुआ था। ना वजाहत, ना सफाई, ना माफी की तलब, ना पछतावे का एहसास। सुना है काफी अफेयर्स थे तुम्हारे, सुना है रॉन्ग कॉल्स आती थी, सुना है। उसने सर गिरा दिया, झुका दिया, हार मान ली, मगर वो फारिस था, हमले से बाज भी ना आया। जो कुछ सुन चुका हूँ वो सब मम्मी को बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगी? एक लड़की को बहू बना बैठी हैं जो इनफर्टाइल हैं, जिसने अपनी सौतन के बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, जिसके खानदान के लोग उसे अछूत की तरह ट्रीट करते हैं, जो अपनी माँ की मौत का सबब बनी है। सांस रोके, लब भींचे, उसने सर उठाकर फारिस को देखा। वो भी उसे ही देख रहा था, सर्द पथरीली निगाहों से, कुछ नफरत, कुछ हकारत से, कुछ बेरहमी, कुछ बेजारियत से। जिसके अपने पैरों तले जमीन नहीं थी, वो मेरे सर से आसमान खींचने चली थी।
जन्नत की आंखें छलक पड़ी। अमाल, अगर शक्लों पर शब्द होते तो खूबसूरत चेहरे कितने भयानक लगते। फारिस ने चाबी निकाल कर बटन दबाया। गाड़ी का लॉक खुल गया। हाँ, भयानक लगते, बहुत भयानक लगते। मैं कल शाम की फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ। मम्मी को फोन पर कह देना तुम यहाँ अपनी मर्जी से रुक गई हो। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तुम अपनी खाला के पास ही रहोगी। और हाँ, उसने रुक कर तंबीही निगाहों से जन्नत को देखा, फिर उंगली उठाकर जहर खुंद लहजे में धमकी दी। अब अगर तुमने मन मानी की तो मुझसे बुरा वाकई कोई नहीं होगा। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ ही देर में वो वहां से जा चुका था और जन्नत बिन्नते कमाल अपनी जगह साकतो सामत खड़ी रह गई थी। वो नाकस थी, मुकम्मल होना चाहती थी, और जिन्हें तकदीर नाकस कर दे वो मुकम्मल कैसे हों। किसी रोज तुम्हें तुम्हारी ये खुशफहमियां ले डूबेंगी। वह फूले तनफ्फस के साथ अंधेरे में देख रही थी। मैं बहुत अच्छी तैराक हूँ फारिस। उसे लगा जमीन अब कदमों तले ना रही हो। बेहतरीन तैराक भी शार्क की खुराक बन जाया करते हैं, शायद इसलिए कि वो बर वक्त साहिल पर नहीं पहुंच पाते। वो लड़खड़ाई, तुम पहुंच जाओगी साहिल पर, तुम पहुंच जाओगी साहिल पर। साहिल पर ही तो खड़ी हूं मैं। और ये था उसका साहिल, उसका किनारा, और वो अपने उस किनारे से खुशगुमान के इस साहिल से दबे कदम पीछे हटी। ऐसे किनारे से समंदर भला, ऐसी सतह से अमाक गहराइयां बेहतर। दिल में है वफा की तलब, लब पे सवाल भी नहीं। हम हैं हसार दर्द में, उसको ख्याल भी नहीं। इतना है उससे राबता छाँव से जितना धूप का। अगर ये नहीं है हिजर तो फिर ये विसाल भी नहीं। वो जो अना परस्त है मैं भी वफा परस्त हूँ। उसकी भी मिसाल नहीं, मेरी मिसाल भी नहीं। तुमको जुबान दे चुके, दिल का जहान दे चुके, अहदे वफा को तोड़ दें अपनी मजाल भी नहीं। टाई की नोट ढीली करते हुए उसने ओपन किचन के सामने रुककर राहदारी में निगाह दौड़ाई थी। मलगजी सी रोशनी थी जो पूरे घर में फैली थी। अजीब सा सन्नाटा था जो हर तरफ छाया हुआ था। वो 15 दिन बाद लंदन से लौटा था और घर पर छाई हुई ये वीरानी उसे अजीब सी कैफियत से दो चार कर गई थी। मिसेस शेराजी के बेडरूम का दरवाजा बंद था। वो यकीनन अब तक सो चुकी होंगी। वो उनके आराम में मुखल नहीं होना चाहता था, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो बैरूने मुल्क दौरे से वापस आया हो और फिलफोर उनसे ना मिला हो। वो सीढ़ियों का रुख करने ही लगा था जब निगाह राहदारी के इख्तिताम पर स्टूडियो के अधखुले दरवाजे पर पड़ गई। दरवाजे की दर्ज से झांकती जरका रोशनी टाइल्स पर बिखरी हुई थी। आहिस्ता से कदम उठाते हुए वो स्टूडियो रूम में आ गया। तमाम बत्तियां रोशन थी। दीवार गिर खिड़कियों के पर्दे डोरियों में बंधे हुए थे। बाहर का अंधेरा खिड़कियों से अंदर झांक रहा था। रिमझिम बारिश की मध्यम सी आवाज, सरसरा कर गुजरती ठंडी नम हवाओं का शोर। उसने एक तायराना निगाह हॉल में दौड़ाई, फिर आगे बढ़ते हुए मशर की दीवार के पास रखे कॉटन पर झुक गया। मुरझाए हुए फूल, गेट वेल सून का ड्राइंग पेपर, रिजल्ट कार्ड, ट्रॉफीज, खिलौने, तस्वीर के एल्बम, एक एक चीज का सरसी से अंदाज में जायजा लेते हुए उसके हाथ में अपना पुराना वॉयलेट आ गया था। उसमें कोई ऐसी चीज ना थी जो उसे मुतवज्जा करती, मां सिवाय उसकी चेन के, जिसके दूसरे सिरे पर शानदार सी तलवार लटक रही थी। तलवार के ब्लेड के वस्त में एक मैग्नेटिक चिप थी, जिसमें उंगली फेरते हुए उसे याद आया था कि उसके साथ जुड़ी हुई एक और तलवार भी थी। तुम आ गए बेटा, मिसेस शेराजी की आवाज पर उसने चौंक कर अकब में देखा था। व्हील चेयर पर विराजमान, स्याह शॉल में अपना आप छुपाए, वो मुंसलिक कमरे से अंदर आ गई थी। मैं समझा आप सो रही होंगी। की चेन हाथ में लिए वो उठकर उनके पास आ गया, झुककर उनकी पेशानी का बोसा लिया, फिर हाथ पकड़कर ही उनके पास साइड टेबल पर बैठ गया था। तारक के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है मैंने। वो जानता था मिसेस शेराजी अब उससे क्या पूछने वाली थी, मगर सवाल से पहले ही वो उन्हें जवाब दे चुका था। मिसेस शेराजी ने सर उठाकर उसे देखा। एक कुर्ब सा उनकी आंखों में ठहर गया। हर महीने की 1 तारीख को वो कुछ और ही सुनने की मुतमनी रहती और हर बार फारिस वजदान का ये जुमला उन्हें अजियत में मुब्तला कर देता। हर माह रकम ट्रांसफर करने वाला मोहब्बत ट्रांसफर नहीं करता था। तुम्हें लगता है इस नन्हे यतीम बच्चे को तुम्हारे पैसों की जरूरत है? मुहतात अंदाज में उन्होंने कुछ अजीज से पूछा था।
की चेन की तलवार फारिस की उंगलियों में मुतहरिक थी। सर झुका हुआ था, चेहरा हनूज तासुरात से आरी। उसे तुम्हारी जरूरत है फारिस, उन्होंने जैसे उसे आगाही दी थी। एक बार फिर एहसास दिलाने की सही की। वो खामोश रहा था, मुश्तअल नहीं हुआ था। उसे सजा मत दो, उसका कोई कसूर नहीं है। मैं किसी को सजा नहीं दे रहा हूँ, बहुत आहिस्तगी से उसने कहा। मैं सिर्फ जीने की कोशिश कर रहा हूँ मम्मी। मिसेस शेराजी ने उसकी आंखों में आग देखी, दर्द देखा, अजियत देखी, और फिर जैसे उनकी हिम्मत दम तोड़ गई। ये जुल्म है, उन्हें एहसास हुआ वो उसके साथ ज्यादती कर रही हैं। उनका दिल बैठा। शाल के पल्लू से अपने आंसू पोंछे, फिर मध्यम सी मुस्कुराहट लबों पर बखेरते हुए उन्होंने मौजू ही बदल दिया। टूर कैसा रहा तुम्हारा? सफर में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? और जन्नत को कब लाओगे फारिस? उसके बगैर तो इस घर में खामोशी सी धार आई है। उसने मिसेस शेराजी के तीनों सवाल ठीक ठाक से सुने, मगर जवाब सिर्फ एक का दिया। सफर ठीक रहा। बहुत भूख लग रही है मम्मी, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। वो जाने के लिए उठा था। मुझे पहले ही शक था। उनकी आंखों में अब भी नमी ठहरी थी, मगर लहजे में खुशगवारियत लौट आई थी, जैसे कुछ देर पहले तक उनके माँ बहन ऐसी कोई बात ही ना हुई हो जिसने उन्हें बेजार हार टुकड़ों में तकसीम कर दिया हो। कैसा शक? दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने रुक कर पूछा था। यही कि तुम दोनों की लड़ाई हुई है, मिसेस शेराजी ने इत्मीनान से आगाह किया। तुमसे लाहौर छोड़ आए सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे साथ लंदन ना जा सके? उन्होंने मशकूक निगाहों से देखते हुए कुरेदा। ऐसा तो नहीं हुआ। वो सटपटा गया। वो तो अपनी मर्जी से, उसे शादी अटेंड करने से ज्यादा तुम्हारे साथ लंदन जाने का शौक था। एक दो घंटों में उसने मेरे साथ बैठकर जाने कितने प्रोग्राम तरतीब दे डाले थे। मैं मान ही नहीं सकती वो अपनी मर्जी से रुक गई हो। उनका अंदाज कतियत भरा था। मुतहरिक व्हीलचेयर के बराबर कदम उठाते हुए फारिस लब भींच कर रह गया। सच सच बताओ, लड़ाई हुई है तुम दोनों की? मिसेस शेराजी उसके पीछे किचन में आ गई थी। सुनी अनसुनी किए वो फ्रीजर खोलकर खाने के लिए कुछ देखने लगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ फारिस, ये सवाल आपने अपनी लाडली से पूछ लिया होता। वो जैसे जल कर बोला था। मिसेस शेराजी ने लबों पर उभरती मुस्कुराहट को बामुश्किल रोका। इससे भी पूछा था, कहने लगी अपनी मर्जी से रुक गई हूँ, लेकिन असल मसला तो वहीं का वहीं है। जब उसने तुम्हारे साथ लंदन जाना था तो फिर शादी अटेंड करके वो वापस क्यों नहीं आई? अब मैं क्या कह सकता हूँ? माइक्रोवेव ओवन में पिज्जा गर्म करते हुए वो उलझ कर बोला। उसका मतलब है तुम दोनों की लड़ाई हुई है। उन्होंने कुछ सोच कर कहा। लड़ाई? टाइमर की आवाज किचन में गूंजी थी। कैसी लड़ाई? फारिस की भूमें सुकड़ गई, जबड़े भिंच गए। जन्नत कमाल अब भी बास ना आई अपनी हरकतों से। उसका पाड़ा चढ़ा। हस्बैंड वाइफ में क्या लड़ाई नहीं हो सकती? हमारी नहीं होती। अगर जन्नत सुन लेती तो गश खा कर गिर जाती। मिसेस शेराजी ने अचंभे से उसे देखा। अब आप क्या चाहती हैं? वो जिच हुआ था। कुछ नहीं, तुम पिज्जा खाओ। मिसेस शेराजी ने मुस्कुराहट दबाई। वो उनका हिस्सा निकालने लगा तो उन्होंने मना कर दिया। मेज पर कोहनी टकाए, बंद मुट्ठी टोरी पर जमाए वो उसे बहुत गौर से और बहुत मोहब्बत से देखने लगी। वो कुछ तज़बज़ब का शिकार हुआ था कि खुली किताब तो ना था वो, मगर मिसेस शेराजी उसे पढ़ ही लिया करती थी। जन्नत ठीक ही कहती है, चंद लम्हों के बाद उन्होंने कहा। उसने छुरी से पीस काट कर मुंह में डालते हुए उन्हें देखा। आंखों में सवाल था। यानी क्या? क्या कहती है जन्नत? यही कि जब तुम कंफ्यूजन का शिकार होते हो तो ज्यादा दिलचस्प लगते हो। नवाला फारिस के हलक में अटक गया। वो बेइख्तियार खांसने लगा। मिसेस शेराजी ने फौरन गिलास में पानी उंडेल कर उसे दिया। उसने चंद एक घूंट भरे, तनफ्फुस बहाल किया, फिर सर उठाकर मिसेस शेराजी को देखा। वो मुस्कुरा रही थी और उनकी मुस्कुराहट जिंदगी से भरपूर थी। लाहौर की सुबह बारिश का लिबादा ओढ़ कर उतरी थी। आसमान की उजली नीली रंगत पर कुछ देर पहले तक सिमट जाने वाले बादल एक बार फिर फैल रहे थे। कुछ ऐसी ही गुम सी कैफियत उसकी भी हुई थी जब सायरा खाला ने उसे जन्नत की गैर मौजूदगी के बारे में आगाह किया था। यहाँ नहीं है। ना लहजे में फिक्र थी, ना घबराहट, बस एक उलझन कि अब उसे इंतजार में रुकना पड़ेगा, जबकि वो जल्द अज जल्द इस्लामाबाद जाना चाहता था। कब तक आएगी? जन्नत ने तुम्हें नहीं बताया? खाला कुछ मुतफक्कर नजर आई। उसने नफी में साथ दिया। वो अपनी आपा के घर है। आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं उसे वहीं से पिक कर लेता हूँ। मोबाइल निकालते हुए उसने बेहद नॉर्मल लहजे में कहा। सायरा खाला ने कुछ हैरत और उलझन से उसे देखा था। क्या इन 15 दिनों में उसकी एक बार भी जन्नत से बात नहीं हुई, या फिर जन्नत ने ही उसे ला इल्म रखा है?
कुछ ही देर में वो आया का एड्रेस लेकर घर से निकल गया। लाहौर की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए उसने एक बार फिर जन्नत का नंबर ट्राई किया था। उसका मोबाइल ऑफ जा रहा था। आसमान पर रिमझिम बरसती बारिश ने एकदम ही शिद्दत इख्तियार कर ली। उसने वाइपर मुतहरक कर दिए। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद वो मतलूबा एड्रेस पर पहुंच चुका था। दिल्ली सड़क से गाड़ी अंदर वो ले तो गया था, मगर तंग गलियों की बिना पर अब मजीद जाना मुमकिन ना था। चिनार के दरख्त तले गाड़ी रोककर उसने सामने देखा। सायरा खाला ने तीसरी गली में स्याह गेट की निशानदही की थी। दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए उसने रेन कोट का हुड अपने सर पर चढ़ा लिया। बादल एकदम शिद्दत से गिरते थे। आवाज ऐसी थी जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मूसलाधार बारिश में दाएं मोड़ मुड़ते ही वो गली में स्याह रंग के तीसरे गेट के सामने रुक गया था। आम के घने दरख्त की शाखें सहन से बाहर गेट के ऊपर बाहर फैली हुई थी। बारिश का पानी पत्तों से रस रस कर नीचे गिर रहा था। उसने दरवाजा बजाते हुए अपने स्याह जूतों को देखा जो कीचड़ से लथपथ हो चुके थे। तकरीबन 5 मिनट तक वो गेट ही धड़धड़ाता रहा। तब कहीं जाकर गेट खुला था। सादा सी शलवार कमीज में मलबूस स्याह शॉल अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह से ओढ़े, सर पर छाता ताने जन्नत कमाल सामने खड़ी थी। कुछ साकत और मुतहय्यर सी, रंगत जर्द, होंठ बेरंग और खुश्क, आंखें सुर्खो मुतवर्रम थी। दाहिने गाल के ऊपर आंख के बाएं तरफ नील का गहरा निशान, कुछ सूजन भी थी शायद। फारिस की आंखों में सर्द मोहरी यकदम भरी थी। चेहरे के तासुरात सर्द हो गए। अपनी ये हालत बनाकर वो दुनिया के सामने क्या साबित करना चाह रही थी? यही कि उस पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये ड्रामेबाज लड़की उसे जहर लगी थी। उस लम्हे जन्नत कमाल कुछ हैरत से उसे देख रही थी। पेशानी पर बिखर कर गाल पर फिसलती लिटों को आज वो समेट कर पीछे नहीं हटा रही थी। रुत जगह की गवाही देती आंखें बेतरा से सुर्ख जरूर थी, मगर नम नहीं। चेहरे पर किसी किस्म का तासुर नहीं था, मगर आंखों में एक बेनाम सी खुफगी लहरा रही थी। गुस्सा भी था शायद। लेने आए हो? उसने यूं पूछा जैसे वो किसी और वजह से भी आ सकता हो। लहजा बेतासुर, मगर आवाज कुछ बोझल सी थी। मजबूरी है, दांत पीस कर इंतहाई बड़ौदत से जवाब देते हुए फारिस ने गुस्सीली निगाहों से उसे देखा और उसे लग रहा था शायद मजबूरी खत्म हो चुकी है। अब वो उसे हमेशा के लिए खैर बात कहने आया है। वक्त नहीं है मेरे पास, 2 मिनट में पहुंचो। उखड़े लहजे में हुक्म देकर वो जाने के लिए मुड़ गया था। बुरबुराहट जारी थी। जंजलाहट में कदम उठाता वो शदीद गुस्से में लग रहा था। गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने मुड़कर पीछे देखा तो जन्नत छतरी के साए में एहतियात से कदम उठाती नजर आई। बैग कंधे से लटक रहा था, सर झुका हुआ था और शानों पर बिखरे सीधे गिरते लंबे बाल चेहरे को दोनों इतराफ से घेरे हुए थे। कैचर अब भी हाथ में ही था, जैसे वो अजलत में अपना सब कुछ समेट कर फौरन ही बाहर आ गई हो। वो करीब पहुंची तो फारिस ने दृष्टि से जन्नत का बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। तकलीफ दे तासुर छुपाते हुए जन्नत ने बाजू छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर उससे तकलीफ में और इजाफा ही हुआ था। अपनी ये हालत बनाकर आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ रहा हूँ मैं। जी जान लगाकर इन 15 दिनों में अपनी ये हालत बनाई है ताकि मम्मी के सामने मेरा तमाशा बना सको। अब इस हालत में तुम्हें लेकर जाऊं मैं। इस हालत में वो दबी आवाज में धारा था। वो दम साधे कुछ सदमे से उसकी आंखों में देख कर रह गई। बाजू की तकलीफ जैसे एक लम्हे में गायब हुई थी। चाहती क्या हो तुम? वो दबी आवाज में गुराया। कहर बरसाती आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। जन्नत के लब भींच गए, आंखों में सुर्खी फैली, मगर उसने जवाबन कुछ ना कहा। पता नहीं किस गुनाह की पादाश में तुम मेरे गले पड़ गई हो। झटके से उसका बाजू छोड़ते हुए उसने अपनी साइड का दरवाजा खोला था। बुरबुराते हुए कुछ जंजलाहट के आलम में उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। यकायक ही उसे अपनी उंगलियों पर चिपचिपाहट का एहसास हुआ था। यूं ही दाहिना हाथ सामने किया तो वो खून से सुर्ख था। वो अपनी जगह ठिठक कर रुक गया। दरवाजा खोलकर जन्नत बराबर में बैठी तो उसने बेसाख्ता गर्दन मोड़कर उसे देखा। छतरी टांगों में रखने के बाद अब वो अपने बालों को समेटकर कैचर में जकड़ रही थी, बहुत एहतियात और आहिस्तगी से। एक लम्हे के लिए फारिस की सोच और ख्याल मुंतशिर हुए थे। एक लख्ते के लिए किसी बेमैनी से अंदेशे से
सर उठाया था। जब अपने बालों को समेट चुकी तो उसे लगा शायद वो अब फुर्सत से हमेशा की तरह कोई वजाहती जवाब देगी, कोई अनोखा बयान देगी, मगर वो चुप थी, गोया मुंह में जबान ही ना हो। खिड़की की तरफ मुंह मोड़े उसने अपनी सूरत भी गुम कर ली थी। फारस की निगाह एक लम्हे के लिए उसके दाहिने बाजू के उस मुकाम पर रुकी थी जिसे उसने इंतहाई सख्ती से पकड़ा था। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। सफर खामोशी से कटने लगा था। विंड स्क्रीन पर मुतहरिक वाइपर्स, कहर में लिपटा रोड, बारिश की आवाज, शदीद सर्दी और शॉल में अपना आप छुपाए खिड़की की तरफ रुख रुख किए आंखें मूंदे वो बैठी थी। जरा देर के लिए ही उस पर गनूदगी छाई थी, फिर उसकी आंख खुल गई थी। बुखार की हिद्दत से तपता वजूद सर्दी की शिद्दत से कपकपा रहा था। चेहरे का रुख अब भी खिड़की की तरफ था। भूले से भी ना रुख बदल रही थी और ना ही उसे देखने की गलती कर रही थी। वो भी खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हैरत अंगेज तौर पर उसने दोबारा कोई बात नहीं की थी, ना गुस्सा दिखाया था, ना झिड़कियां पलाई थी, ना ही इन गुनाहों का हवाला दिया था जिनकी पादाश में वो उसके गले पड़ गई थी। खुश्क लबों को तार करते हुए उसने गहरा सांस लिया। फारिस ने गाड़ी पेट्रोल पंप के सामने सड़क के ऐन किनारे पर रोक दी थी। आगे पेट्रोल दिलवाती गाड़ियों का रश था। वो रेन कोट का हुड सर पर चढ़ाए गाड़ी से निकल गया। जन्नत सामने देखने लगी। धुंध में मलफूफ दरख्त बस चंद कदमों के फासले तक ही वाज़िया थे। उसने पानी के चंद मजीद घूंट भरे, फिर दाहिने हाथ की उंगलियों से कनपट्टी दबाने लगी। वो खाना ऑर्डर पर पैक करवा कर पलट ही रहा था जब उसने आवाज सुनी थी। मुसलसल बजता हारन, टायर की चड़चड़ाहट और फिर तसादुम। उसने पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों को दाएं सिमत भागते देखा। बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। हर मंजर धुंधला था, मुबहम था, गैर वाजिया। एक्सीडेंट हो गया, कोई कह रहा था। बारिश के शोर में अब लोगों की तेज आवाजें भी शामिल हो गई थी। किसी एहसास, किसी अंदेशे, किसी ख्याल के तहत उसने अजलत में कदम उठाते हुए वहां देखा जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। अगले ही लम्हे उसका दिल रुका, सांसें थम गई, पार्सल हाथों से छूट गया। शायद जमीन चकराई थी या फिर आसमान सर पर गिरा था। वो तसादुम, वो कोई आम तसादुम तो ना था। बेकाबू होती गाड़ी उसकी गाड़ी से ही आकर टकराई थी, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी घूमती हुई बुलंदी से नीचे जा गिरी थी। जन्नत! उसका सांस रुका। बेइख्तियार होकर वो उसी तरफ बढ़ा जिस तरफ लोगों का हिजूम था। किनारे पर उसके पहुंचने से भी पहले गाड़ी एक जोरदार धमाके से आग की लपेट में आई थी। वो पत्थर हुआ तो चंद लम्हों तक पत्थर ही रहा। साकत, सामत, जामत, सदमे से कुव्वत मिली। कदम बेसाख्ता ही उस तरफ उठे। बीच रास्ते में ही कुछ लोगों ने आगे बढ़ने से रोक लिया। हवास शल हो रहे थे। वो गहरे सदमे में था। अपना आप छुड़ाते हुए आगे बढ़ना चाह रहा था, मगर लोग उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। फारिस! आन की आन में ये क्या हुआ था? क्यों हुआ था? उसने ये तो नहीं सोचा था, उसने ये तो नहीं चाहा। फारिस! अब की आवाज बुलंद थी, कपकपाती हुई और दुरुस्त थी, जैसे किसी ने पूरी जान लगाकर उसे पुकारा हो। बेजान होती टांगों के साथ उसने एक झटके से मुड़कर पीछे देखा। फारिस! आन की आन में ये क्या हुआ था? क्यों हुआ था? उसने ये सोचा नहीं था, उसने ये तो नहीं चाहा था। फारिस! अब की आवाज बुलंद थी, कपकपाती हुई और दुरुस्त थी, जैसे किसी ने पूरी जान लगाकर उसे पुकारा हो। बेजान होती टांगों के साथ उसने एक झटके से मुड़कर पीछे देखा। सर पर छाता ताने सर्दी की शिद्दत से कपकपाती, कुछ कमजोर और निढाल सी जन्नत आंखों में उलझन लिए उसके सामने ही खड़ी थी, कुछ ही फासले पर। सदमे से फारिस की निगाह डगमगाई। वो थम गया, रुक गया, ठहर गया। लम्हे भर के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। आ भी कैसे सकता था? वो मुजस्सम हकीकत बनी उसके सामने कैसे खड़ी थी? वो तो गाड़ी में। आंखों में बेयकीनी और उलझन लिए अपने आप को लोगों की गिरफ्त से आजाद करते हुए वो उसकी जानिब बढ़ा। जन्नत नासमझी के आलम में उसे देखने लगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सर दर्द से फटा जा रहा था, सर्दी अजियत बढ़ा रही थी, मगर फारस की आंखें उसके तासुरात
اس کا خوف اور گھبراہٹ اس پر روشندان کی طرح عیاں تھا۔ میرے سر میں درد تھا تو میں ٹیبلٹ لینے کے لیے، اس نے خواہ وضاحت دی۔ آسمان پر بجلی چمکی، پھر گھن گرج کی آواز ہر سمت گونجی۔ وہ اس پر نگاہ جمائے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اب کہ جنت نے اس کے عقب میں دیکھا، شاید وہ ایکسیڈنٹ کی نوعیت اور نقصان کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا حلق خشک ہوا تھا، زمین نے قدم جکڑ لیے تھے، نگاہیں شعلوں پر جم کر رہ گئی۔ سیاہ پراڈو جو ان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، اس گاڑی میں ایک ہی نوجوان تھا، زخمی تھا، اور اسے گاڑی میں ڈالے چند مقامی لوگ اسی وقت ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ لیکن ان کی گاڑی جو بلندی سے گری تھی اس میں تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی دونوں کی حالت ایسی تھی جیسے ان کا نقصان ہو گیا ہو، جیسے وہ شعلوں کی لپیٹ میں گاڑی کے اندر ہی رہ گئے ہوں۔ اس نے پھر فارس کو دیکھا۔ وہ کمزور اعصاب کا شخص نہیں تھا، اور ایسا بھی نہیں کہ گاڑی کا نقصان اسے پریشانی میں مبتلا کر دے۔ تو پھر وہ اتنا متفکر کیوں لگ رہا تھا؟ اتنا بے چین اور بے قرار کیوں دکھ رہا تھا؟ اس کی آنکھوں کی سرخی درد کی عکاسی کیوں کر رہی تھی؟ چہرے کے تاثرات مخمصے میں کیوں ڈال رہے تھے؟ کیا اس لیے کہ وہ بچ گئی تھی؟ کیا اس لیے کہ اس کے غیر ضروری وجود سے جان چھڑانے کا ایک ہی موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا؟ اسے صدمہ ہوا۔ ہاں، شاید یہی وجہ ہے، یقیناً یہی وجہ ہے۔ لب بھینچ کر وہ سخت تاثرات کے ساتھ اسی وقت جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ سامنے ہی سٹور کے شیڈ تلے رکتے ہوئے اس نے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ فارس وجدان کو دیکھا، جو اس کے برابر میں آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے تاثرات اب بھی نارمل نہیں تھے۔ اندر آ جاؤ صاحب، 13-14 برس کا لڑکا سٹور کے کاؤنٹر سے چلایا تھا۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر جنت فوراً ہی سیڑھیاں چڑھ کر اندر چلی گئی تھی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے سرد نظروں سے فارس کو دیکھا۔ برساتی کا ہڈ اتارتے ہوئے اس نے گردن تک چڑھی ہوئی زپ کھینچ کر سینے پر ٹھہرا لی تھی۔ ایک ہاتھ مسلسل حرکت میں تھا، جیسے اسے گھٹن ہو رہی ہو اور وہ شرٹ کے اوپری بٹن کھول لینا چاہتا ہو۔ سختی سے دانت پر دانت جمائے جنت نے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ موت، بد دعا، بد نصیبی، سزا، تنبیہ، یا اس نے آنکھیں موند لی۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ آسان نہیں تھا، ہرگز آسان نہیں تھا۔ اگر وہ گاڑی میں ہوتی تو اس وقت اس کا دم گھٹا۔ اسے لگا اگر اس نے فی الوقت خود کو نہ سنبھالا تو اسے کچھ ہو جائے گا۔ 15 دن پہلے بھی اس پر ایسی ہی کیفیت طاری ہوئی تھی، لیکن تب اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اب سنبھالنا کچھ مشکل لگ رہا تھا۔ پانی دینا؟ لڑکا بھاگ کر منرل واٹر کی بوتل نکال لایا۔ چند گھونٹ بھر کر اس نے بسکٹ بھی اٹھا لیے تھے، جوس بھی لے لیا۔ اپنی ایسوسی ایٹ عدیل احمد سے فون پر بات کرتے فارس کی نظر یکا یک اس پر پڑی اور وہ رک گیا۔ کیا کہہ رہا تھا یہ بھی بھول گیا۔ جوس کے ساتھ بسکٹ کھاتے ہوئے وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی، ان کی قیمت پوچھ رہی تھی، اپنی رائے عامہ سے بھی آگاہی دے رہی تھی۔ 13-14 سال کا پٹھان لڑکا بڑھ چڑھ کر اس کی خدمت داریوں میں لگا ہوا تھا۔ فارس کی رگیں تن گئی، جبڑے بھینچ گئے۔ کیا اس بے حس لڑکی کو ذرا سا بھی احساس ہے کہ موت اسے قریب سے سلام دے کر گئی ہے؟ باجی، اور کچھ چاہیے آپ کو؟ پٹھان لڑکا بہت خوش تھا، مستعدی سے اپنا ہر کام سر انجام دے رہا تھا۔ ہاں، ذرا وہ لیز چپس بھی لے آؤ۔ یہ چلی ملی، یہ نہیں ہے کیا؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کا فلیور کیسا ہے؟ اب وہ کچھ اور اٹھا اٹھا کر پوچھ رہی تھی۔ یہ بچہ لوگ کھاتا ہے باجی، ہم کو نہیں معلوم۔ اور یہ کتنے کا ہے؟ 10 روپے باجی۔ 10 روپے؟ 5 کی دو گے تو لوں گی۔ سر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ عدیل احمد کی آواز پر وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہوا۔ باجی، ابھی تم بولا تمہارا سر میں درد ہے، ہمارا اماں بولتا ہے سر درد ہو تو کھٹی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ عدیل احمد کو ضروری ہدایات دے کر وہ مڑا تو زرد رنگت اور سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ جنت کمال تیسرا چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ یہ تمہارا سٹور ہے خان؟ نہیں باجی، یہ گل خان کا سٹور ہے۔ پکوڑے بیچتا ہے۔ پکوڑے بیچنے سے ہی کچھ یاد آیا تو فٹ سے بولا، آج تو تم بھی بچ گیا، بھی بچ گیا۔ جنت نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ وہ جہاں تمہارا گاڑی کھڑا تھا نا، ادھر روز پکوڑے بیچتا ہے، لیکن آج بارش تھا اس لیے آج نہیں بیچا۔
اگر بارش نہ ہوتا تو ام اور کھڑا ہوتا، پھر ہمارا ماں رو رہا ہوتا۔ سانس روکے جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شکر ہے تمہارا گاڑی بھی خالی تھا، شکر ہے۔ ام بھی وہی نہیں تھا۔ اس نے سر ہلا ہلا کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اللہ نے ہمیں بچایا ہے؟ بہت محتاط ہو کر اور خاصی سوچ و بچار کے بعد اس نے بظاہر پست آواز میں پوچھا تھا، مگر آواز اتنی بھی پست نہ تھی کہ فارس وجدان کی سماعتوں سے نہ ٹکراتی۔ ہاں، اللہ کا بہت بہت شکر باجی۔ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ یہ ایک وارننگ ہو، میرے لیے، تمہارے لیے، یا شاید کسی اور کے لیے۔ لڑکے نے اچنبے سے جنت کو دیکھا۔ وارننگ؟ کیسا وارننگ؟ واہ اللہ، ام بہت اچھے پکوڑے بناتا ہے، صفائی کا بھی بہت خیال رکھتا ہے، کسی دن کھا کر دیکھو۔ فارس وجدان نے عین اس وقت اس کے اور لڑکے کے مابین حائل اس چھوٹی سی میز پر جوس پٹخا تھا۔ کتنے کا ہے؟ دانت پیس کر قیمت پوچھی جا رہی تھی۔ لڑکے نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ اس گاہک کو تو وہ یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ جنت نے گردن سیدھی کی، ناگواری سے اسے دیکھا، پھر رخ بدل گئی۔ پٹھان لڑکا اب فارس کی خدمات داریوں میں لگ گیا تھا۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے میز پر ہیڈ ڈاؤن کیے بیٹھی تھی۔ نہ نیند آ رہی تھی، نہ سکون مل رہا تھا۔ سلگتی متورم آنکھیں بھی اب تکلیف پہنچانے لگی تھی۔ پٹھان لڑکا اس کے لیے چائے لے آیا تھا۔ ٹیبلٹ وہ لے چکی تھی، مگر اس کی طبیعت تھی کہ کسی بھی صورت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ جسم میں اب مرور اٹھ رہے تھے۔ کوئی ایسا انتظام بھی نہ تھا کہ وہ دراز ہو کر سو جاتی۔ صاحب، تمہارا آدمی کب آئے گا؟ پٹھان لڑکا صرف انہی کی وجہ سے اسٹور بند نہیں کر رہا تھا۔ فارس نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ اس کے اندازے کے مطابق عدیل کو اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل نکالا اور اس سے قبل کہ وہ کال کرتا، سیاہ مرسڈیز اسٹور کے سامنے آ رکی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی گلاس ڈور پر پڑی تھی۔ ہارن بھی بجا اور موبائل پر کال بھی آنے لگی۔ جنت نے بے ساختہ سر اٹھاتے ہوئے باہر دیکھا۔ سامنے 2 گاڑیاں تھیں، ایک میں عدیل اور دوسری گاڑی میں اس کے گارڈ سوار تھے۔ Is everything all right, sir؟ عدیل اندر آ گیا تھا۔ اسے ایکسیڈنٹ کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے وہ دروازے میں ہی کھڑا رہا تھا۔ عدیل ہدایات لے کر پلٹ گیا تو اس نے سرسری نگاہوں سے جنت کو دیکھا، جو اپنی جگہ سے اٹھ کر اسی طرف آ رہی تھی۔ فارس کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے ایک دم اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے قبل کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی، فارس نے بروقت اسے بازو سے پکڑ کر سنبھال لیا۔ فارس کی یہ حرکت اتنی غیر متوقع اور اچانک تھی کہ جنت کو سنبھلنے میں اور پھر سنبھل کر سمجھنے میں چند لمحے لگے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس نے شاید غصے کے عالم میں بدک کر اپنا بازو یوں چھڑایا جیسے اسے سانپ نے پکڑ لیا ہو۔ دیوار کا سہارا لے کر اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے اس نے سخت پتھریلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ کیوں پکڑا تم نے؟ اب کہ اس کا سوال، رویہ اور تاثرات فارس وجدان کے لیے غیر متوقع تھے۔ وہ اس پوزیشن میں ہرگز نہیں تھی کہ اس سے بحث و مباحثے کر سکتی۔ بخار کی شدت سے جسم تپ رہا تھا، آنکھیں دھندلا رہی تھی، سر گھوم رہا تھا، اور تب بھی وہ سمجھ رہی تھی کہ اگر کوئی بے وقوف اسے گرنے سے بچا رہا ہے تو اس کے حق میں غلطی کر رہا ہے۔ فارس کے جبڑے بھنج گئے۔ عدیل احمد اور گارڈز کے سامنے جس طرح وہ اس کے ساتھ پیش آئی تھی، وہ بامشکل ضبط کیے کھڑا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ ایک تھپڑ تو لازمی جھڑ دے اسے۔ باجی، یہ لڑائی وڑائی ختم کرو، تمہارا طبیعت خراب ہے، تم گر جائے گا۔ پٹھان لڑکے نے ہی اسے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان 2 گھنٹوں میں ان کے لیے دیے رویے سے وہ اتنا تو جان ہی چکا تھا کہ کوئی اعلیٰ اور غیر معمولی قسم کی دشمنی ہے جو ان دونوں میں جانے کب سے چلی آ رہی ہے۔ مجھے اب گرنے سے ڈر نہیں لگتا خان، فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ درستی سے بولی۔ میں 15 دن پہلے پارکنگ ایریا میں گری تھی، پھر خود اٹھ کر اور خود چل کر بھی گئی تھی۔ اب بھی گروں گی تو خود اٹھ کر جانے کی ہمت ہے مجھ میں۔ میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تھا تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے، فارس نے دبی آواز میں جھرک کر کہا۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ جنت نے فٹ سے چھتری کھول دی۔ اگر فارس بر وقت اپنا سر پیچھے نہ ہٹاتا تو نوک اس کے سر میں ضرور لگتی۔ وہ پھولے تنفس اور بگڑے تیوروں کے ساتھ سنبھل کر
कदम उठाते ही बाहर निकल गई। गाड़ी तक पहुंचने से पहले उसका पाँव फिसला था। हालांकि वो कितने एहतियात से कदम उठा रही थी और वो एक बार फिर नीचे गिरी थी, बहुत बुरी तरह से। दबी दबी कराह उसके हलक से खारिज हुई। ऊपर से बारिश की बौछार जिसने चंद सेकंड में ही उसे मुकम्मल भिगो दिया था। छतरी जाने कहाँ गायब हुई थी। पठान लड़के ने बेसाख्ता पेशानी को छुआ, जेबों में हाथ डाले। सीढ़ियों पर खड़ा फारिस वजदान अब उसकी मदद को नहीं आया था। उसके चेहरे पर मुकम्मल एतमेनान था। खरूस से मेरी हिम्मत बर्दाश्त नहीं हुई, नजर लगा दी। वो अपनी कोहनी सहलाते हुए मुसलसल रो रही थी। जाने क्या सोचकर, जाने क्या समझकर, और जाने और कितनी तकलीफों पर। हालांकि उसे फारिस वजदान के सामने ना कभी रोना था, ना कमजोर पड़ना था। लेकिन ये गम कि वो गिरी, आखिर फारिस वजदान के सामने ही क्यों गिरी, क्यों? और तब ही उसने फारिस को जीना उतरकर अपनी तरफ आते देखा। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। जन्नत का चेहरा हुफ्फत से सुर्ख पड़ गया। उसके सर पर पहुंचकर फारिस ने अपना हाथ बढ़ाया, खैरात की तरह। कह लो, खुद से पकड़ो ताकि तुम्हें इस सिचुएशन से निकाला जा सके। वो भी जन्नत कमाल थी। तनफ्फर से उसका हाथ झटक कर बगैर किसी मदद, बगैर किसी सहारे के खुद से ही उठ खड़ी हुई। कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी थी कि उसे अब भी किसी सहारे की जरूरत पड़ती। चोटें ही तो आई थी, और चोटें तो हम उसे हमेशा आती रहती थी। इससे भी तो मुश्किल तरीन वक्त देखा हुआ था उसने, तो फिर ऐसे कैसे कमजोर पड़ जाए। कीचड़ से लथपथ कपड़ों के साथ मुकम्मल तौर पर भीगी हुई अब वो अपने कदमों पर खड़ी थी। दिल चाहा अब तो चीख कर रो पड़े, लेकिन उसने सब्र का मुजाहिरा किया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर धप से अंदर बैठ गई। दरवाजा उसने जोर से बंद किया था। पठान लड़के ने सुख भरा सांस लेकर ग्लास डोर बंद किए, शटर गिराया और ये जा वो जा। अकबी निशिस्त का दरवाजा खोलकर फारिस उसके बराबर में बैठा तो उसने दानिस्ता अपने चेहरे का रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया। उसकी शक्ल ऐसी हो रही थी जैसे वो खूब दिल खोल कर रोना चाहती हो, मगर किसी वजह से रो ना पा रही हो। जी सब ठीक है मम्मी, आप परेशान मत हो। फारिस ने रुक कर फोन पर कुछ सुना। कुछ लोग बारिश में करतब दिखाना चाह रहे थे, तो बस वही देखते रह देर हो गई। जन्नत ने जब्त करके मुठ्ठियां भींच ली। फारिस ने कलाई मोड़कर वक्त का हिसाब लगाया। हम बस 1.5-2 घंटे तक पहुंच जाएंगे। फिर उसने अल्लाह हाफिज कहते हुए कॉल काट दी थी। जन्नत की रंगत सफेद हो रही थी, होंठ नीले पड़ रहे थे। ठंडक का एहसास हड्डियों में घुसता महसूस हो रहा था, लेकिन वो सर उठाए यूं बैठी थी जैसे बस शोकिया ही कपकपा रही हो। अदील अहमद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेन रोड पर गाड़ी डालने तक सब ठीक था। फिर जब गाड़ी ने सरायत पकड़ी तब भी वो गर्दन उठाए शीशों पर फिसलती बारिश को बड़े सुकून के साथ देख रही थी। उसके बाद जाने क्या हुआ, उसकी आंखें बंद होने लगी, सर ढलक के शीशे से जा लगा, हाथ बेजान होकर पहलू में गिरे और उसे अपने आसपास का कोई होश ना रहा।